जी जनाब, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो जज्बाती हो गए आई कैप के रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स देख के, और उन्होंने जो है ना वो पूछना शुरू कर दिया कि सर फेल क्यों होते हैं बच्चे, वाई स्टूडेंट फेल इन कैप। एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। तो जनाब, फेलियर की जो वजह है वो बहुत ही सीधी सीधी सी है। मसला ये है कि हम लोग फेलियर की वजह को सुन के आंखें बंद कर लेते हैं, और टीचर बेचारा कहता रहता है कि यार आप इस वजह से फेल होते हो, इस वजह से फेल होते हो। तो हम लोग सुन लेते हैं, हम कहते हैं नहीं जनाब हम ऐसे आइंदा नहीं करेंगे। और मसला ये है कि फिर भी हम लोग वैसा ही कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो फेलियर की रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा अननोन नहीं है, बट द थिंग इज कि हम लोग जो है ना वो इन रीजंस को सीरियस नहीं लेते हैं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अजीम वजह सेलेक्टिव स्टडी। आप लोग सेलेक्टिव स्टडी जब भी करेंगे, जिस पेपर में भी करेंगे, आप उस पेपर में अपना नुकसान खुद करेंगे। जब आप एक सब्जेक्ट में सेलेक्टिव स्टडी करते हैं तो आप अपनी पासिंग की जो परसेंटेज है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, हाई करना शुरू कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एरिया है, एक सब्जेक्ट है, उसमें से 10 नंबर का एक सवाल जो है एक एरिया छोड़ दिया है, तो अब आपने टोटल 90 मार्क्स का एरिया प्लान किया है और आपने उसमें से 50 मार्क्स हासिल करने हैं। तो जनाब, आपकी पासिंग परसेंटेज जो है वो अब फिर 50% नहीं होगी बल्कि इंक्रीज हो जाएगी। तो जनाब, ये सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग जो है ना वो सेलेक्टिव स्टडी करते हैं। जब तक आप सेलेक्टिव स्टडी करते रहेंगे उस वक्त तक जो है ना ये शर्मिंदगी आपके सामने आती रहेगी कि आपका पेपर पास नहीं हुआ। आप देख लें, मेरे ख्याल से तकरीबन 100% ऑफ द फेलियर स्टूडेंट में ये चीज़ जो है ये कॉमन पाई जा रही होगी कि वो बच्चे जो है ना वो सेलेक्टिव स्टडी उन्होंने की, उन्होंने पूरे एरियाज जो है ना वो कवर नहीं किए। आप 10 बच्चों में से पूछ लें, 10 बच्चों से पूछ लें जो फेल हो गए, उनसे पूछें हाँ भाई तुम क्यों फेल हुए, तो अगर वो आपको सही जवाब दे रहे होंगे तो उसमें एक बात वो ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने सेलेक्टिव स्टडी की। अगली चीज जो है वो ये है कि आप लोग एएफसी के अंदर जो आपका एटीट्यूड बना होता है वही आप कंटिन्यू करते हैं, और आपको लगता है कि शायद एएफसी वाले एटीट्यूड से आपका एग्जाम पास हो जाएगा। देखें, एएफसी इजी था, उसमें 3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे थे जो आप बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते थे जिनको पढ़ना। आप क्लास में गए, आपने पढ़ा, आपने कहा ठीक है भाई, चल भाई चिल करते हैं। एएफसी के अंदर जो है ना वो फंक्शनल इंग्लिश के आपको फीडबैक मिल जाते थे, आपने उसको सॉल्व किया, आप पास हो गए। बिजनेस कम्युनिकेशन के टीचर्स ही इतने सवाल करा देते हैं, आईटी के भी आपको फीडबैक्स मिल गए, आपको आईटी का कहीं ना कहीं से भी क्वेश्चन बैंक मिल गया, आपने कर लिया, पास हो गया। क्यूएम जो था वो थोड़ा एक टेक्निकल पेपर था, बड़ा पेपर था, 3 घंटे वाला, उसमें 19 चैप्टर्स होते हैं, तो आपने वो भी कर लिया। जितना फोकस था आपका क्यूएम पे ही था। मैंने अक्सर देखा है कि जब एएफसी के बच्चे आपस में बैठे पढ़ रहे होते हैं और अगर वो वाकई पढ़ रहे हैं तो वो, वैसे तो ये मुश्किल है कि एएफसी के बच्चे जो है ना वो कैफेटेरिया में बैठ के पढ़ रहे हों, लेकिन अगर वो पढ़ रहे होंगे तो फिर वो क्यूएम पढ़ रहे होंगे क्योंकि उन्हें लगता था कि क्यूएम के ऊपर फोकस रखना चाहिए। यही अनफॉर्चुनेटली जो बात है ना, यही माइंडसेट आगे एएफसी से कैफ में ट्रांसफर होता है। आपको पता चलता है कि न्यूमेरिकल पेपर्स के ऊपर ज्यादा टाइम देना है, थ्योरेटिकल पेपर्स वैसे ही पास हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो उसके अगेंस्ट आता है। यानी कि आप लोगों ने देख ही लिया कि रिजल्ट जो है वो एएफसी से जब आप कैफ में आते हैं तो कैफ 1 का जो है रिजल्ट वो अच्छा आता है, कैफ 2 और कैफ 3 का रिजल्ट वर्स्ट दो रिजल्ट्स में आता है। इसकी वजह यही है कि आप लोग कैफ 2 को और कैफ 3 को एएफसी के जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, एएफसी की इंग्लिश है या एएफसी की जो आईटी है उसकी तरह समझते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज इल प्लानिंग ऑफ द प्रिपरेशन। आप लोग प्रिपेयर करते हो तो आप उसको सोचते हो कि अच्छा यार चलो सेशन जब टाइम जो है ना वो सेशन अभी तो चले 3-4 महीने चल करते हैं, जैसे ही हमारे पास जो है ना वो सेशन एंड होगा तो हम उसको जो है ना वो उसके ऊपर फिर टाइम लगा लेंगे, क्लासेस खत्म होंगी तो चलो 2-3 महीने बैठ के पढ़ लेंगे, ग्रुप स्टडीज करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग इसकी जो है ना वो प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे और इसको पास भी कर लेंगे। ये नहीं होता जी, ये पूरे 6 महीने की गेम है। ठीक है जी। जब तक आप ये 6 महीने पूरे इसके ऊपर नहीं लगाएंगे आप उस वक्त तक जो है ना वो नहीं कर पाएंगे। और होता यह है कि बच्चे लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सिर्फ लास्ट मंथ में ही वो सोचते हैं कि अच्छा अब इसको कैसे पढ़ना चाहिए था। ठीक है जी। तो ये भी एक गलती है जो नहीं होनी चाहिए। देन आप लोगों का जो है ना वो टाइम ज्यादातर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। ये बात हम लोगों ने की कि एएफसी का एटीट्यूड होता है कि जी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को इतना फोकस नहीं करते हो और जब आप आगे कैफ में आते हो तो आपको लगता है कि जी ये पेपर्स तो एम ही पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है पार्ट पास नहीं होते। सबसे बड़ी रीजन जो है उनमें जो बड़ी रीजंस हैं फेलियर की, उसमें से ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है कि लोग टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। होता यह है कि एएफसी के अंदर आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स मिलते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज देख लिए, सॉल्व कर लिया, करेक्ट आंसर टिक किया, पीछे जाके आंसर देख लिया, चल भाई टेस्ट हो गया। लेकिन
आपको ये समझना पड़ेगा कि कैफ के अंदर चीजें जो हैं वो न्यूमेरिकल वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। आपने उनको जो है ना वो पेपर पे लिखना है और पेपर पे लिख के एग्जामिनर को बताना है कि आपको क्या पता है, और एग्जामिनर उस हिसाब से आपको मार्क्स देगा। बच्चों की जो है वो रिटन प्रैक्टिस नहीं होती है, और रिटन प्रैक्टिस ना होने के साथ साथ वो किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर लॉ का पेपर है, वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, तो उसमें कैसे आपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। अगर आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, अगर वो एक थ्योरेटिकल पेपर है या कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो उसमें क्वेश्चंस का आंसर आएगा तो कैसे करना है। हमें बस पता है कि जनाब जो फिगर्स दी हुई हैं उसको पकड़ो, फार्मूला में पुट करो, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे उंगलियां चलाओ, चल भाई आंसर आ गया, चलो भाई टिक कर दिया। ऐसे नहीं होता। हमें जो है ना वो साथ साथ में चेंज करना पड़ेगा अपनी अप्रोच को। जब हम अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे तो ही हम जो है ना वो अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। इसमें मैं आपके साथ एक बड़ी मजे की स्टाइट शेयर करता हूँ। मैं हेड कर रहा हूँ एक टेस्टिंग वेबसाइट को, विच इज cnotes.net। और उसमें हम लोग कैफ के बच्चों को जो है ना वो काफ़ी देर से रिटन टेस्ट हर सेशन में देते हैं, और ये एक बड़ी एक कम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी होती है जिसमें 12 वीकली टेस्ट होते हैं, और उन 12 वीकली टेस्ट के अंदर एक मिड टर्म होता है और एक फाइनल मॉक होता है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो वीकली टेस्ट है बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी कुछ स्टैट्स, और वो स्टैट्स जो है ना वो बड़े मजे के हैं कि बच्चों ने जो है ना वो कितने कितने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। और वो जो स्टैट्स हैं वो आपको बताएंगे कि जो बच्चों की जो है ना वो जो सीरियसनेस है वो कितनी है। जब हम लोगों ने ऑटम 19 में बच्चों से टेस्ट लिया और फिर उसके बाद जिन बच्चों ने उस टेस्ट में जो है ना वो इनरोलमेंट कराई, और जो उनके स्टैट्स आए वो बड़े अजीब से थे। यानी कि तकरीबन 2.6 टेस्ट पर स्टूडेंट जो है ना वो दिए लोगों ने। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट ने 12 वीकली टेस्ट के लिए एनरोल किया उसने सिर्फ और सिर्फ ऑन एवरेज 2 या 3 टेस्ट दिए, और उसके बाद उसने कोई टेस्ट नहीं दिए। और वो 2 या 3 टेस्ट भी वो होंगे जो, एक तो वो होगा जो उसने जो है ना वो उस वक्त दिया होगा जब उसने पैसे जमा कराए होंगे, और उसने पूरे 12 टेस्ट के पैसे जमा कराए, और पैसे जमा कराने के बावजूद उसकी जो अपेयरेंस थी टेस्ट के अंदर वो इतनी थी। और यही चीज जो है ना वो फिर रिजल्ट में भी नजर आती है। आगे चलते हैं। स्प्रिंग 20 की अटेम्प्ट में अगर हम लोग देखें तो डेट वाज 2.38 यानी कि और ख़राब हो गई। बच्चे जो है ना वो अब अभी भी जो है ना वो सीरियस नहीं हो रहे। हमने इतनी मेहनत की, बच्चों को जो है ना वो मोटिवेट भी किया कि भाई टेस्ट सेशन में आओ, बच्चों को मैसेजेस करते रहे, बच्चों को इंडिविजुअली हमारे एग्जामिनर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में कम्युनिकेट करते रहे कि भाई आपने टेस्ट देना है, देना है, देना है। लेकिन बच्चे एग्री भी करते थे, ठीक है जी हम टेस्ट देते हैं, लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन थी टेस्ट सेशन के अंदर वो फिर भी उतनी ही रही, क्योंकि बच्चों को लगता है, बच्चों को समझ है, अंदाजा है कि वो अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उनको टेस्ट सेशन जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है उनके पास होने के लिए। लेकिन वो अंदाजा जो है ना वो सिर्फ किताबों की हद तक है या माइंड जेन की हद तक है। जब एक्चुअल उस चीज को अप्लाई करने का वक्त आता है तो वो फिर वहां से जो है ना वो कल्टी खा जाता है। और ऑटम 2011 के जो रिजल्ट्स हैं दैट आर 5.11%। इसका मतलब ये 5.11, इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज एक बच्चे ने 4 या 5 टेस्ट दिए, 5 या 6 आप समझ लें कि ये टेस्ट बच्चा देता रहा है, और उससे ज़्यादा फिर भी वो टेस्ट नहीं दे सका। हालांकि हमने यहाँ पे जो है ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड या पार्टिसिपेशन बेस्ड जो बच्चों को फैसिलिटेशन भी दी कि जो बच्चा टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम जो है ना वो डिस्काउंट्स देंगे, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी लोग टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सबको पता है कि टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है, लेकिन बताता कोई नहीं है। इसके अलावा हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मार्केट से मुराद फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे जहाँ पे जिस टीचर के जो नोट्स मिलते हैं आप उठाते हैं और आप उसको जो है ना वो अपने पास रख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो थोड़े जिनको घर से अच्छे पैसे मिलते हैं वो क्या करते हैं, वो हर टीचर के नोट्स की जो है ना वो प्रिंट करवा के, उनको बाइंड करवा के बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अपने जो है ना वो स्टडी टेबल पे स्टैक कर लेते हैं। हर हर नोट्स जो है ना उनको देखना और उनको कंसल्ट करना, ये भी फेलियर की वजह होती है। और जब आप इस तरह से करते हैं तो दिस मीन्स कि आपका अपने टीचर के ऊपर जो है ना वो एतमाद नहीं है, और आपको लगता है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा पेपर को पास करने के लिए। आगे चलते हैं जी। हर एक बंदे से, जिस बंदे से भी आपका सामना होता है आप उससे सजेशंस लेना शुरू कर देते हैं कि अच्छा बताओ जी कैफ 3 को कैसे पास करना है, कैफ 1 को कैसे पास करना है, कैफ 5 को कैसे पास करना है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। हर बंदा अपने अपने हिसाब से आपको एक मशवरा देता है, और जब आप उन सारे मशवरों को इकट्ठा करते हैं तो आपको लगता है कि यार हर बंदे की जो है ना वो
मशवरा हमने इकट्ठा कर लिया, तो अब मेरे पास एक एक श्योर शॉट मशवरा हो गया कि एक का नहीं तो दूसरे का जो है ना वो चल जाएगा। ये ऐसे ही है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं और उस मेडिकल स्टोर वाले को अपना मसला बताएं कि जी मुझे जो है ना वो बुखार है या जुकाम है, और वो आपको जो है ना वो 20 गोलियां दे दे, और वो ये सोच रहा हो कि अच्छा यार ये नहीं तो चलो ये गोली तो चल जाएगी, नहीं तो ये गोली चल जाएगी, नहीं तो ये गोली चल जाएगी। दिस मीन्स कि हर बंदे से सजेशंस लेना इज नॉट गुड। और आप अगर इस तरह से करेंगे कि अच्छा एक बंदे की अप्रोच चल जाएगी, नहीं तो फिर दूसरे की चल जाएगी, नहीं तो तीसरे की चल जाएगी, मेरा पेपर पास हो जाएगा, तो आप अपना कबाड़ा खुद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग्स होती हैं। ये बात मैं बिल्कुल शुरू से करता आया कि जब मैंने कैप के सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने किया, मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट की एक नेचर है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसकी एक फिलॉसफी है जिसको समझना ज़रूरी है। आप न्यूमेरिकल के माइंडसेट के साथ थ्योरेटिकल पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। आप एप्लीकेशन बेस्ड पेपर के आप थ्योरेटिकल बेस्ड माइंडसेट के साथ आप एप्लीकेशन बेस्ड पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक माइंडसेट है, और ये वो तमाम डिफरेंट बुके ऑफ एक्सपर्टीज हैं जो कि एग्जामिनर चाहता है आपसे कि आप अगर एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर को कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन बेस्ड पेपर को करने की जो टेक्निक होनी चाहिए वो न्यूमेरिकल ना हो, वो थ्योरेटिकल ना हो, बल्कि वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, ताकि आप रियल लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो आपको किसी सब्जेक्ट की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जो कि सबसे बड़ा मसला आपको कैफ 2 में कैफ 3 में आता है। हर सब्जेक्ट का जो है ना आपको लगता है कि जी जो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है दैट मीन्स कि वो रटा बेस्ड पेपर है। ठीक है जी, रटा लगा लो, थ्योरीज को रटा लगा लो। और बल्कि मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल कैप 4 में इस तरह से लोग नोट्स या हैंडआउट शेयर कर रहे होते हैं कि सारी थ्योरीज इकट्ठी एक जगह पे कर दी, तो चल भाई वो जो है ना वो चल गया, बच्चों को कह दिया कि इसका रट्टा लगा लें, वो बच्चे उसका रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये प्रमोट करती हैं इस बात को कि ये एक रट्टा बेस्ड पेपर है। हालांकि ये रट्टा बेस्ड पेपर नहीं है, बड़ा खूबसूरत पेपर है, इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए और बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना वो करना चाहिए। जो है ना वो सब्जेक्ट बेस आपकी ये प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको ये पता ही नहीं होता है कि एप्लीकेशन बेस एग्जाम को जो है ना वो कैसे करना चाहिए। पास पेपर एनालिसिस के ऊपर, पास पेपर प्रैक्टिस के ऊपर, नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस होती है। बच्चों के पास कोई बुक नहीं होती, ना बच्चे बुक से पढ़ते हैं। वो जो है ना वो इसी चीज़ के ऊपर टाइम ज़ाया करते रहते हैं कि नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, और कोई चीज़ अगर नोट्स से बाहर आ गई जो कि बुक में थी लेकिन टीचर ने नोट्स में इसलिए नहीं डाली कि वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी, तो वो उसको लगेगा कि जैसे ये चीज़ जो है ना ये मुझे पता ही नहीं। इसके अलावा एग्जाम डे में बहुत सारी गलतियां करते हैं हम लोग, लेट पहुंचते हैं, और हम लोग लंच करके ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, हम लोग खाना खाने के ऊपर जो है ना वो पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, अभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम। और इस तरह की बहुत सारी गलतियां हम करते हैं जिससे हमारी मेंटल परफॉर्मेंस खराब होती है, जो कि आपके फेलियर का सबब बनती है। इसके अलावा आप अपने पेपर जो है ना वो गलत प्लान करते हैं। इल प्लानिंग ऑफ पेपर के ऊपर हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं।